ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 151, ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन और प्लेन्स टू बी कॉनकॉर्ड, कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसके मन में मुडोम प्लेन की यादें उभर आईं। अब वह खुद को एक विशाल जंगल में पाता है जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो गई थी, जिससे एक भयावह उदास वातावरण बन गया था। मुडोम प्लेन, जिसे फॉरेस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, निस्संदेह पेड़ों से भरपूर जगह थी। और यहाँ के निवासी मनुष्य नहीं थे, बल्कि ट्रेन जनजाति थे। ये जाति विजात दायरे में भी मौजूद थी, लेकिन मिल्टन ने पहले कभी उनका सामना नहीं किया था। सत्य की आंख तैरती रही। मिल्टन ने साहपूर्वक अपने आसपास की जांच की। व्हाइट विजार्ड पथ पर स्विच करने के बाद मिल्टन ने कई फर्स्ट रिंग मैजिक का निर्माण किया था। हालांकि पर्यावरण का पता लगाने के लिए उन्हें लगा कि सत्य की आंख का उपयोग करना सबसे आसान था। मिशन को जल्द से जल्द पूरा करो और फिर यहां से चले जाओ, मिल्टन ने खुद से कहा। अगले ही पल उसने पहला कदम उठाया। एक और सरल कारण था कि वह मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। वह इसलिए क्योंकि इस प्लेन में समय जादूगर दायरे की तुलना में धीमी गति से बीतता था। यहाँ एक साल जादूगर दायरे में सिर्फ एक महीने के बराबर था। इसलिए इस जगह पर उसके सिमुलेशन काउंट का संचय बहुत धीमा होगा। वह जितना ज्यादा समय तक रहेगा, उसके सिमुलेशन उतने ही मूल्यवान होते जाएंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से मिल्टन जल्द से जल्द मिशन पूरा करना चाहता था। मडोम प्लेन में ट्रेंड जनजाति के अनगिनत सदस्य रहते थे और इन पेड़ों पर सबसे मूल्यवान चीज थी हॉट ऑफ द ट्रेंड। हालांकि मिल्टन के वर्तमान मिशन का हॉट ऑफ द ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं था। उसका लक्ष्य मडोम प्लेन पर एक असामान्य खनिज, मड्डी रेड क्रिस्टल था। ये लाल क्रिस्टल आध्यात्मिक शक्ति संचार के लिए एक उत्कृष्ट कंटेनर के रूप में काम करता था, जिससे यह एक उपयुक्त प्रयोग सामग्री बन गया। यहाँ आने से पहले मिल्टन ने इस विमान के बारे में कई अभिलेखों का अध्ययन किया था और यहाँ तक कि एक टेक्स्ट सिमुलेशन भी किया था, इसलिए वह इससे पूरी तरह अपरिचित नहीं था। समय बीतता गया और मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक सागर में संग्रहित माइनर टेलीपोर्टेशन तकनीक का आह्वान करना शुरू कर दिया। उसकी आकृति इस विशाल जंगल के हर कोने में टेलीपोर्ट हो रही थी। हालांकि लाल क्रिस्टल मुडोम प्लेन पर सबसे आम खनिज नहीं था, लेकिन यहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण कई प्राकृतिक खदानें अप्रयुक्त रह गईं। अगर मिल्टन को बस एक छोटी क्रिस्टल खदान मिल जाए तो यह उसके लिए गाजियन सागर के लिए अपने मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। बाहरी व्यक्ति। अचानक मिल्टन के कानों में एक थोड़ा अपरिचित शब्द गूंज उठा। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर मिल्टन ने सहज रूप से माइनर टेलीपोर्टेशन तकनीक को छोड़ दिया और उस स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल जब वह फिर से प्रकट हुआ तो एक विशाल बेल एक चाबुक की तरह उसके सिर के ऊपर प्रकट हुई। बेल तेजी से नीचे उतरी, सीधे मिल्टन पर निशाना साधते हुए। जोरदार कोड़े की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, जिससे मिल्टन का चेहरा गंभीर हो गया। एक पल में मिल्टन के सामने एक किताब लटकी हुई थी। किताब खुली और 5 पन्ने एक हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी से चमक उठे। पहला रिंग मैजिक सोल बैरियर X5। मिल्टन के चारों ओर एक पीला पीला अवरोध दिखाई दिया, जो कुल 5 परतों का निर्माण करता था। धमाका। मोटी बेल पीले पीले अवरोध से टकराई, जिससे बहुत शोर हुआ। परिणामस्वरूप हवा सभी दिशाओं में बहने लगी। मिल्टन का दिल थोड़ा भारी हो गया। मिल्टन जानता था कि मुडोम प्लेन बाहरी लोगों का स्वागत नहीं कर रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पेड़ के राजा ने आते ही अचानक हमला कर दिया होगा। मुडोम प्लेन में अनगिनत जंगल थे और ट्रेंड जनजाति के लिए इनमें से हर जंगल अपना साम्राज्य था। जिसने मिल्टन पर हमला किया वह निस्संदेह उस जंगल का राजा था जिसमें वह वर्तमान में रहता था। दूसरा रिंग मैजिक व्हाइट रेवन ट्रू फॉर्म। अगले ही पल मिल्टन के शरीर पर सफेद रोशनी की एक लकीर चमक उठी। मिल्टन गायब हो गया। उसकी जगह एक विशाल सफेद कौवा आ गया। सफेद कौवे के तीखे पंजों ने बेल को पकड़ लिया और फिर बेल के साथ पेड़ के राजा की ओर झपटा। सफेद कौवे की गति अवर्णनीय थी। बस एक पलक झपकते ही मिल्टन ने खुद को एक विशाल प्राचीन पेड़ के सामने पाया जो बादलों तक फैला हुआ था। प्राचीन पेड़ की सतह पर एक बूढ़ा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तो ये तुम हो, बदबूदार रक्तरेखा जीव, प्राचीन वृक्ष बोला। उसकी ऊंची आवाज पूरे क्षेत्र में फैल गई। मिल्टन के कान के पर्दे थोड़े कांप रहे थे, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस बिंदु पर पहुंचने पर मिल्टन, जो सफेद कौवे में बदल गया था, अपनी लाल आंखों को अपने सामने के प्राचीन वृक्ष पर स्थिर करके टिकाए हुए था। ये समझ में नहीं आता, तुम ही हो जिसने पहले हमला किया, पीड़ित पक्ष होने का नाटक करते हुए। मिल्टन ट्रांस की भाषा समझ सकता था, हालांकि यह उसके लिए अभी भी थोड़ी विदेशी थी।
हालांकि वह ट्री किंग के शब्दों का अर्थ समझता था, जिसका मतलब था कि राजा ने पहले भी ब्लडलाइन पाथ का अभ्यास करने वाले जादूगरों का सामना किया था, और यह मिल्टन के वंश की वजह से था कि उस पर हमला किया गया था। हालांकि चूंकि ट्री किंग ने लड़ाई शुरू की थी, इसलिए मिल्टन का स्वाभाविक रूप से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। मिल्टन की लाल पुतलियों से ताज़ा खून की एक पतली धार बह रही थी। डेथब्रिंगर की दूसरी रिंग मैजिक आए। मिल्टन की खून से लथपथ पुतली में लाल रोशनी की एक चमक चमकी और फिर गायब हो गई। सामने के प्राचीन पेड़ के बूढ़े चेहरे पर तिरस्कार का एक संकेत दिखाई दिया। प्राचीन पेड़ के सामने एक हरे रंग की फिल्म दिखाई दी और शाखाओं और पत्तियों से हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी निकल रही थी। यह विफल हो गया। डेथब्रिंगर की आंख का ट्री किंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इस बिंदु तक मिल्टन अभी भी कुछ हद तक भ्रमित था, क्योंकि टेक्स्ट सिमुलेशन में वह 1 साल से भी कम समय में मिशन पूरा करके आसानी से गाजियन सागर में वापस आ गया था। इस वर्ष के सिम्युलेटेड विवरणों में उसके सामने ट्री किंग का कोई उल्लेख नहीं था। अगले ही पल एक बवंडर फूट पड़ा। एक सफ़ेद कौवे में तब्दील होकर मिल्टन चेनी ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे वह वार से बच गया। अब जब मिल्टन ने अपना बचाव कर लिया था, तो प्राचीन पेड़ों के हमले के पास उसे मारने का कोई मौका नहीं था। दृश्य अचानक से गतिरोध जैसा हो गया। अंत में यह मिल्टन ही था जिसने चाल चली। सफ़ेद पंख की दूसरी अंगूठी जादुई रोशनी। मिल्टन के शरीर से एक शुद्ध सफ़ेद पंख गिरा, जिसे उसने अपनी चोंच में पकड़ रखा था। अगले ही पल शुद्ध सफ़ेद पंख से एक चमकदार सफ़ेद रोशनी निकली, जो सीधे प्राचीन वृक्ष राजा पर निशाना साध रही थी। प्राचीन वृक्ष स्थिर खड़ा था, बचने में असमर्थ, इसलिए उसने सीधे वार झेला। प्राचीन वृक्ष के विशाल शरीर में एक बड़ा छेद दिखाई दिया और छेद से हरा तरल बह निकला। सस बहता हुआ हरा ताज़ा खून पानी और आग के मिलन जैसा लग रहा था, जो फुफकारने की आवाज़ कर रहा था। प्राचीन वृक्ष की सतह पर मौसम से प्रभावित चेहरे पर दर्द का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गया। घाव भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। मिल्टन को पता था कि मुडोम प्लेन की ट्रेंड जनजाति से निपटना मुश्किल है, लेकिन उसने उनसे इतनी मुश्किल की उम्मीद नहीं की थी। लेवल 2 ब्लड विजार्ड के रूप में अपनी सीमा पर वह अपने सामने प्राचीन वृक्ष राजा के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। ये वृक्ष राजा लेवल 2 के जादूगर से मेल खाता था, मिल्टन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। लेकिन जिस तरह हर जादूगर पथ अलग अलग पहलुओं पर जोर देता था, उसी तरह हर जाति की अपनी विशिष्टता भी थी। निस्संदेह उसके सामने इस वृक्ष राजा का लाभ उसकी अत्यंत मजबूत जीवन शक्ति थी। क्या मुझे वास्तव में जादू से उस पर बमबारी करनी होगी? मिल्टन ने खुद से बुदबुदाया। अभी प्राचीन वृक्ष ने हिलना बंद कर दिया था और कोई हमला नहीं किया था। इसलिए मिल्टन एक सफ़ेद कौवे में बदल गया, एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया, जल्दबाजी में काम करने से परहेज किया। अंत में मिल्टन ने जादू से बमबारी करने का विचार त्याग दिया। कारण सरल था कि यह बहुत उपयोगी नहीं होगा। इस प्राचीन वृक्ष की जड़ें संभवतः पूरे जंगल में फैली हुई थीं। जब तक मिल्टन एक झटके में पूरे जंगल को उलट नहीं सकता था, अन्यथा उसके सामने का प्राचीन वृक्ष आसानी से ठीक हो सकता था। मिल्टन की पुतलियां उसके सामने वृक्ष राजा पर मजबूती से टिकी हुई थीं। प्राचीन वृक्षों की सतह पर मौसम से ग्रसित चेहरा गुस्से से कुछ उलझन में बदल गया और अंत में ये बोला, आप ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन से नहीं हैं। ये सुनकर मिल्टन दंग रह गया, लेकिन वह जल्दी से समझ गया। तो वह बलि का बकरा था? नहीं, मैं गाजियंसी का छात्र हूँ, मिल्टन ने उत्तर दिया। उसके पास अपनी पहचान के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। मिल्टन की बातें सुनकर एलन का चेहरा कुछ हद तक अविश्वसनीय दिखाई दिया। गाजियंसी एक रक्तरेखा व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर सकता है, और ऐसा जब वह बोल रहा था तो एलन एक उपयुक्त विशेषण खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगले ही पल सत्य की पुस्तक मिल्टन के सामने तैर गई। एलन ने सत्य की पुस्तक देखी और आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन राहत भी महसूस की। गाजियंसी, चाहे वह विजात दायरे में हो या परिधीय छोटे और मध्यम आकार के विमानों में, इस जादूगर संगठन की एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा थी। उसके सामने वाला युवक गाजियंसी से था, ये सुझाव देते हुए कि उसने इस आदमी की पहचान को गलत समझा था। इसलिए प्राचीन वृक्ष की सतह पर मौसम से प्रभावित चेहरा कुछ हद तक शर्मिंदा हो गया। मुझे सच में खेद है, मैंने आपको ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन से दुर्भावनापूर्ण रक्त जाति के लिए गलत समझा। मिल्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। सफ़ेद कौवे की सतह पर सफ़ेद रोशनी चमकी और वह वापस अपने मानवीय रूप में बदल गया। हालांकि मिल्टन अभी भी अंदर से सतर्क था। ये देखकर कि मिल्टन बोल नहीं रहा था, एलन ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अचानक हमला किया था और कुछ हद तक दोषी महसूस किया। इसलिए उसने समझाना शुरू किया, लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन 12 साल पहले मुडोम में आया था। हालांकि मिल्टन अभी भी सतर्क था, लेकिन उसे श्रोता बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और एलन ने बोलना समाप्त किया, मिल्टन को समझ में आया कि यह ट्री
किंग शुरू में उसके प्रति इतना शत्रुतापूर्ण क्यों था? मैं वास्तव में एक बलि का बकरा हूँ। यह मुडोम प्लेन वास्तव में ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन का एक संभावित विजय विमान है। संभावित विजय विमान का अर्थ यह है कि ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने इस स्थान को चिन्हित किया है। अब वे इस विमान की विजय को अपना लक्ष्य बनाएंगे। एक जादूगर जो अचानक यहां दिखाई दिया और एक रक्तरेखा जादूगर भी स्वाभाविक रूप से ट्री किंग द्वारा ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन के टैग के साथ लेबल किया गया था। गाजियंसी विमानों पर विजय प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य जादूगर संगठन संसाधन समृद्ध विमानों में रुचि नहीं रखते हैं। रक्तरेखाओं में विशेषज्ञता रखने वाले एक क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन के रूप में ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन विमानों पर विजय प्राप्त करने के बारे में कट्टर था। खुद जिन्होंने सच्चे शरीर सिमुलेशन में औरोबोरोस रिंग को जोड़ा था, बहुत स्पष्ट थे कि रक्तरेखा जादूगर एक समूह के रूप में कैसे होंगे। यहां तक कि यह कहना कि वे शुद्ध लड़ाकू जादूगर थे कोई समस्या नहीं होगी। ड्रैगनफ्लाई स्टोन। मिल्टन के शब्दों को सुनकर एलन कुछ हद तक भ्रमित हो गया। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह ड्रैगनफ्लाई स्टोन होना चाहिए। इस प्रकार का अयस्क दक्षिणी क्रीक वन में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन एलन वन में नहीं। एलन की आवाज में माफी का संकेत था। वह मूल रूप से मिल्टन की मदद करना चाहता था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि अगले ही पल उसके पेड़ के मुकुट से एक पत्ता उड़कर मिल्टन के सामने आ गया। आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, दक्षिणी क्रीक वन में जा सकते हैं और दक्षिणी क्रीक को ढूंढ सकते हैं, वह आपकी मदद करेगा। मिल्टन ने पत्ती को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चूंकि यह एक गलतफहमी थी, इसलिए उसने अनिच्छा से अपने सामने पेड़ राजा के अच्छे इरादों को स्वीकार कर लिया। आखिरकार अगर वे एक दूसरे पर हमला करना जारी रखते हैं तो इससे किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। अध्याय 152, अध्याय 122 यहाँ से जाना और चौथा रिंग मैजिक टाइम रिवर्सल सदस्यता की तलाश। अनुवादक 54,96,90,339। समय बीत गया और पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। मिल्टन चेनी अचानक एक जंगल में प्रकट हुए। जिस क्षण उनका शरीर यहाँ दिखाई दिया, उनके सिर के ऊपर तैरती हुई सत्य की आंख ने आसपास के वातावरण का पता लगाना शुरू कर दिया। अंत में, मैं यहाँ हूँ, दक्षिणी क्रीक वन। मिल्टन खुद से बात करते हुए प्रतीत होते हैं। मडोम प्लेन बहुत बड़ा था और मिल्टन की इस जगह की समझ केवल सतही थी। नतीजतन एलन फॉरेस्ट से इस जगह दक्षिणी क्रीक फॉरेस्ट तक की यात्रा करने में उन्हें कई महीने लग गए। इन महीनों के दौरान मिल्टन ने सिम्युलेटर पैनल पर सिमुलेशन काउंट की जांच की और यह वास्तव में 0 था। मिल्टन ने सत्यापित किया था कि सिम्युलेटर द्वारा महीने में एक बार किए जाने वाले पाठ्य सिमुलेशन विजात दायरे में समय के अनुरूप थे। यदि मिल्टन हमेशा यहाँ रहता तो वह एक वर्ष में केवल एक सिमुलेशन काउंट जमा कर सकता था। सिमुलेशन काउंट जमा करने की ये दर बहुत धीमी थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द मिशन पूरा करके इस जगह को छोड़ना था। इन महीनों के दौरान अनगिनत ट्रीफोक ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उस पर हमला किया। परिणामस्वरूप मिल्टन अब अचानक हमले देखने के आदी हो गए थे। निस्संदेह मुडोम प्लेन में उन्हें अब ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन का हिस्सा माना जाता था। ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन, तुम मुझ पर बहुत एहसानमंद हो। मिल्टन चेनी को लगा कि वह बलि का बकरा बन गया है। सौभाग्य से उसकी वर्तमान स्थिति इस प्लेन के मुख्य युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर थी, अन्यथा उसे डर था कि वह पूरी तरह से इसमें शामिल हो सकता है। धमाका। मिल्टन के कान के पास एक सीटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। एक और हमला। ये इसको ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन में जोड़ा जाना चाहिए। वे क्या जीतने की कोशिश कर रहे हैं? एक प्लेन। वास्तविक शरीर सिमुलेशन और वास्तविकता सहित हमलों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी उसने इन कुछ महीनों में झेली थी। हालांकि अगले ही पल मिल्टन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वाह, अब मुझे न केवल इन हमलों पर नजर रखनी है, बल्कि मुझे वास्तव में ऐसा करना है। क्योंकि इस बार उस पर हमला करने वाला एक इंसान था। पहली रिंग मैजिक माइनर टेलीपोर्टेशन तकनीक। जब उन्मत्त आध्यात्मिक शक्ति ने इस क्षेत्र को घेर लिया तो मिल्टन के हाव भाव थोड़े बदल गए। अगले ही पल एक जोरदार झटका उसके शरीर पर लगा, मानो कोई पत्थर उस पर टूट पड़ा हो। मुंह से ताज़ा खून निकला। मिल्टन को लगा जैसे उसका शरीर टूटने वाला है। अगर उसने अभी अपनी वंशावली को उत्तेजित करने के लिए माइनर टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये झटका घातक हो सकता था। उस पर हमला करने वाले ने जादू का इस्तेमाल भी नहीं किया था। सिर्फ प्रबल आध्यात्मिक शक्ति ही मिल्टन को प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा यह आध्यात्मिक शक्ति बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी जब ये प्रकट हुई और मिल्टन को कुचल दिया, जिससे उसे किसी भी असामान्यता का पता नहीं चला। लेवल 3 जादूगर। क्या बुरी किस्मत। ट्रीफोक द्वारा अपने रक्तरेखा के कारण उस पर हमला करना एक बात थी, लेकिन एक आध्यात्मिक जादूगर ने अचानक उस पर हमला कैसे कर दिया? क्या ये वह विमान नहीं है जिसे ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन जीतने का लक्ष्य रखता है?
क्या ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन एक क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन नहीं है जो रक्तरेखाओं का अध्ययन करने के लिए बदल गया है? मिल्टन के दिमाग में विचारों की एक श्रृंखला कौंधी। जिस क्षण उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून बहता है, सत्य की पुस्तक उसके सामने तैरती है। रुको। जिस क्षण मिल्टन की सत्य की पुस्तक प्रकट हुई, उस स्तर 3 जादूगर की आवाज़ जो मिल्टन से बहुत दूर था और जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था, मिल्टन के दिमाग में प्रकट हुई। आध्यात्मिक संचरण। एक स्तर 2 जादूगर भी ऐसा कर सकता है, लेकिन केवल एक स्तर 3 जादूगर ही बिना किसी प्रतिरोध के उसके साथ ऐसा कर सकता है। टेक्स्ट सिमुलेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन जानता है कि इस साल एक वाक्य में क्या हुआ? मिल्टन खुद भी शायद ही इस बात पर यकीन कर पा रहा था कि उस पर एक छोटे विमान में लेवल 3 के जादूगर द्वारा हमला किया जाएगा। उसके दिमाग में अचानक आए आवाज़ को उसने अनदेखा कर दिया। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो मदद के लिए पुकारें। वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब उसे हकीकत में गार्जियंसी का समर्थन प्राप्त था और उसका गुरु लेवल 4 का जादूगर था। वह किसी लड़की की तरह दूसरों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता था। धमाका। जैसे ही मिल्टन अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सत्य की पुस्तक के निशान में डालने वाला था, आध्यात्मिक शक्ति का एक और उछाल, जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था, मिल्टन की ओर बह निकला। सैकड़ों प्रिज्मीय बर्फ के शंकुओं में बदल गया, जो सीधे मिल्टन के शरीर पर निशाना साध रहे थे। मिल्टन की हरकतों को रोकने के इरादे से इस लेवल 3 के जादूगर ने जादू का इस्तेमाल किया था। लेवल 3 का जादू। ये सब एक पल में हुआ। ट्रू वर्ड मैजिक बुक के 50 पन्ने मिल्टन के सामने तैर रहे थे और जैसे ही उसका शरीर सफ़ेद कौवे में बदलने वाला था, जिसमें सफ़ेद रोशनी की चमक थी, पूर्वी कल्पना। इसी क्षण झुर्रियों से भरा एक हाथ मिल्टन के कंधे को छू गया। मिल्टन की बढ़ती हुई रक्तरेखा धीरे धीरे शांत हो गई। सिर को थोड़ा घुमाकर मिल्टन ने बर्नार्ड का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, जो उसके बगल में खड़ा था। बर्फ के शंकुओं से भरे आकाश को देखकर बर्नार्ड ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और बर्फ के शंकु हवा में जम गए। अगले ही पल शून्य में गायब हो गए। वास्तव में जिस क्षण मिल्टन के बगल में अचानक एक और व्यक्ति दिखाई दिया, उस पर हमला करने वाला लेवल 3 जादूगर इस जगह को छोड़ना चाहता था। हालांकि लेवल 4 जादूगर के सामने से बच निकलने की संभावना बहुत कम थी। लेवल 3 जादूगर और लेवल जादूगर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। आसमान से एक बैंगनी छड़ी गिरी, जो लेवल 3 जादूगर के सिर से उसके पैरों तक से गुजरी। अगले ही पल मिल्टन चेनेव के कंधे पर टिका हाथ आध्यात्मिक शक्ति से भर गया और बर्नार्ड और मिल्टन वहीं गायब हो गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो मिल्टन के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, जिसकी नाक टेढ़ी थी। खून की इतनी तेज गंध। मिल्टन थोड़ा चौंक गया। उसकी नाक के सामने खून की बहुत तेज गंध आ रही थी। ये खून की गंध पहले ब्लैक रेवन की गंध से तुलना करने पर जुगनू की तुलना चांद से करने जैसी थी। हालांकि लेवल 3 के जादूगर के लिए खुद से निकलने वाली खूनी गंध को छिपाना आसान होगा। इस अधेड़ उम्र के आदमी का छिपने का कोई इरादा नहीं था, जिसका मतलब था कि उसने जानबूझकर खून की गंध को बाहर आने दिया। ये बाज की नाक वाला अधेड़ उम्र का आदमी शुरू से अंत तक जगह पर दबा हुआ था, लेकिन वह अभी भी जीवित था, हालांकि उसकी आंखों में मौत का रंग भरा हुआ था। इस लेवल 3 जादूगर को देखकर मेंटर बर्नार्ड ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। ये मिल्टन चेनी है। अपने शरीर में दर्द को सहते हुए बर्नार्ड के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। मिल्टन चेनी ने जो फुसफुसाया, उसे सुनकर बर्नार्ड की आंखें थोड़ी काली पड़ गईं। मिल्टन को यह नहीं पता था कि उसके मेंटर की एक अजीबोगरीब पसंद थी। वह ये कि हालांकि उसने प्लेन पर विजय नहीं पाए, लेकिन वह दूसरों को प्लेन पर विजय प्राप्त करने से रोकना पसंद करता था। ये पसंद बर्नार्ड की पृष्ठभूमि से संबंधित थी। अचानक बर्नार्ड के चेहरे पर भाव थोड़ा बदल गए और उसने अपने हाथ से एक पुराना पीला कपड़ा निकाला, जो मिल्टन चेनी के शरीर को ढंक रहा था। मिल्टन की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां प्रकाश का एक भी निशान नहीं था। उसका मेंटर, जाहिर है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह अचानक परिवर्तन मेंटर बर्नार्ड द्वारा उसके लिए एक तरह की सुरक्षा हो सकती है। हालांकि इस समय मिल्टन कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह नहीं जान पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। वह इस छोटी सी जगह में फंस गया था। सत्य की पुस्तक का अंतिम पृष्ठ सक्रिय करें। बर्नार्ड की कुछ भारी आवाज मिल्टन के दिमाग में आई। मिल्टन ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। सत्य की पुस्तक को बुलाया और मिल्टन के सामने तैरती सत्य की पुस्तक अपने आप अपने पन्ने पलटती रही, जब तक कि वह अंतिम पृष्ठ पर नहीं पहुंच गई। मिल्टन ने सत्य की पुस्तक के अंतिम पृष्ठ में अपनी आध्यात्मिक शक्ति डाली। पीले कपड़े के बाहर बर्नार्ड ने धीरे से अपना हाथ हिलाकर पीला कपड़ा हटा दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी और एक अन्य व्यक्ति बाज की नाक वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में दिखाई दिया, जिसके पूरे शरीर में छेद कर दिया गया था। काले लबादे में सजे एक युवक, काले बाल, काली आंखें, उसकी आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह शांत। यहां से चले जाओ। मेरे छात्र का एक मिशन है और वह इस विमान पर आपकी विजय में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
यहाँ से चले जाओ। बर्नार्ड के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अपने हाथ को हल्के से दबाते ही बाज की नाक वाला अधेड़ आदमी जो उसके शरीर में घुसा हुआ था लाल रंग के धुंध में फट गया। बैंगनी छड़ी धीरे धीरे सिकुड़ती गई और अंततः बर्नार्ड के हाथ में उसकी उंगली के आकार की दिखाई दी। शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें अधेड़ आदमी को खून के धुंध में उड़ाए जाने तक भी शामिल है, काले बालों वाले युवक की भावना में कोई बदलाव नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बगल में अधेड़ आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं था, मानो वह बस एक अजनबी था। अधेड़ आदमी की आंखों में मृत चुप्पी सामान्य थी क्योंकि वह जानता था कि उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। तुम काले कीड़ों से वाकई परेशान हो, बर्नार्ड ने धीरे से कहा, और एक बड़ी बैंगनी जादू की छड़ी आसमान से उतरी। आसमान से उतरी जादू की छड़ी ने काले बालों वाले युवक को कुचलकर गूदा बना दिया। लेकिन अगले ही पल खून और मांस का ये कुंड एक मानव आकार में बदल गया और काले बालों वाले युवक का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। चौथा रिंग मैजिक, ब्लैक लिजर्ड जायंट। काला लबादा फट गया और बर्नार्ड के सामने दुबला पतला काले बालों वाला युवक छिपकली के सिर और मानव शरीर वाले एक विशालकाय में बदल गया। विशाल मुट्ठी बर्नार्ड के स्थान की ओर टूट पड़ी। चारों ओर के पेड़ एक के बाद एक ढह गए। ये नासमझ कीड़ों का झुंड है। आप लेवल 4 के जादूगर हैं और अभी भी इसे खेल रहे हैं। बर्नार्ड के सामने सत्य की पुस्तक तैर रही थी। पुस्तक से फिर से 3 बैंगनी जादू की छड़ियां उड़ीं। 4 जादू की छड़ियों ने एक वर्ग बनाया और काले बालों वाले युवक के चारों ओर क्रूरता से छेद किया जो अब एक ब्लैक लिजर्ड जायंट था। चौथा रिंग मैजिक, टाइम रिवर्सल। एक पल में विशालकाय काले बालों वाले युवक के रूप में वापस आ गया। हालांकि ये परिवर्तन रुका नहीं। युवक युवा से बूढ़ा हो गया, फिर वापस युवा हो गया, फिर एक बच्चे में और अंत में खून के धुंध के बादल में बदल गया। लेकिन पलक झपकते ही खून के धुंध के बादल ने खुद को युवक के रूप में बदल लिया। इस काले बालों वाले युवक का चेहरा शुरू से आखिर तक अपरिवर्तित रहा। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा उसका नहीं था बल्कि उस पर उकेरा गया था। चौथा रिंग मैजिक, टाइम रिवर्सल। ये जादू आध्यात्मिक आंख के अनुरूप एक संभावित असीमित जादू है। वर्तमान संभावित सीमा 7वीं रिंग मैजिक, टाइम तकनीक है, और जो इस 7वीं रिंग मैजिक को नियंत्रित करता है वह गार्जियन लॉर्ड मंसूर हॉल था। ये थोड़ा घिनौना है, वे अभी तक क्यों नहीं आए? हालांकि बर्नार्ड के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह अपने दिल में कुछ गंभीर था। ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन, वे घिनौने और मारने में कठिन होने के लिए बदनाम थे। वे जो कुछ भी चिन्हित करते थे उसे जीतने में बेईमान थे। विजात दायरे में ये दायरे स्तरीय विजात संगठन कुख्यात रूप से बुरा था। इस तरह के रूपांतरित वंश को अब मानव नहीं कहा जा सकता था। यहाँ से चले जाओ, काले बालों वाला युवक बोला। अगर वह बर्नार्ड को नहीं मार सकता था तो वह ये वाक्य बार बार नहीं दोहराता। छोटा लड़का कहाँ है? अचानक आए इस आवाज ने बर्नार्ड की आंखों में चमक ला दी। अगले ही पल 4 जादू की छड़ियां फिर से चमक उठीं। आखिरकार यह आ गया, बर्नार्ड ने खुद से बड़बड़ाया। चौथा रिंग मैजिक, टाइम रिवर्सल। इस क्षेत्र में समय एक बार फिर से उलट गया। उसके सामने काले बालों वाले युवक के चारों ओर अचानक ताज़ा खून के घेरे दिखाई दिए। ताज़ा खून के भीतर घिनौने चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। चौथा रिंग मैजिक, ब्लड ग्रज। लेकिन इस बार बर्नार्ड अकेला नहीं था। अध्याय 153, अध्याय 123, गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर और बेन के गुरु कृपया सदस्यता लें। आसमान में खून बह रहा था, मानो आसमान से खून बह रहा हो। एक तीखी चुभने वाली आवाज ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। उसी समय आसमान में एक दरार खुल गई। सफेद रोशनी की एक चमक फूट पड़ी। पूरे क्षेत्र में चमकीली सफेद रोशनी फैल गई। एक विशाल धार की तरह बहता हुआ खून धीरे धीरे घुलने लगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी बिना शर्त के शून्य से बाहर निकला। उसका शरीर आध्यात्मिक शक्ति से घिरा हुआ था जो एक असामान्य उत्तेजना के साथ बह रही थी। अगले ही पल यह उत्तेजित आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और एक बहुत बड़ी आवाज निकली। चौथा रिंग मैजिक, शून्य अशांति। आसमान में दरार पूरी तरह से फट गई थी और हिंसक हवा का प्रवाह यहां सब कुछ नष्ट कर रहा था। समय उलटने वाले जादू से प्रभावित काले बालों वाले युवक की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। बैन, इस विमान को ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन द्वारा जीत लिया जाना तय है, बैन ने धीरे से कहा। ऑरलैंडो ने उसके सामने थोड़ा भौहें सिकोड़ीं। वह कई विमान चैनलों को नियंत्रित करता था और स्वाभाविक रूप से प्रत्येक विमान की स्थिति से परिचित नहीं हो सकता था। इन छोटे विमानों के लिए और भी अधिक, जिन पर उसने शायद ही कभी ध्यान दिया हो। एक छोटे विमान में स्तर 4 का जादूगर कैसे हो सकता है? ये काले कीड़े क्या कर रहे हैं? ऑरलैंडो ने कहा, उसके स्वर में भ्रम की झलक थी। उसके पास सत्य की पुस्तक कंपन कर रही थी। उसने मान लिया कि इसका मतलब है कि मिल्टन चेनी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और उसे वापस ले जाने की आवश्यकता है। हालांकि जब वह यहाँ आया तो उसे ये दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी।
एक क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन छोटे विमानों को जीतने के लिए स्तर 4 के जादूगर को भेजता है। ऐसी स्थितियां आम नहीं थीं, खास तौर पर ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन जैसे संगठन के लिए, जिसके पास शुरू में लेवल 4 के कई जादूगर नहीं थे। और ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन के लिए इन विकासशील छोटे विमानों को विजय के लिए चिन्हित करना असामान्य है। अधिकांश क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन उन विमानों को निशाना बनाते हैं जो अपनी संभावित सीमा तक पहुंच चुके हैं। और यह बहुत अजीब है कि ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन गार्जियन सी के सदस्यों पर हमला कर सकता है। हितों के टकराव के कारण कुछ जादूगर संगठन गार्जियन सी के साथ विवाद में रहना चाहते हैं। आखिरकार जादूगर क्षेत्र में सबसे बड़ा सफेद जादूगर संगठन विमानों पर विजय प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर ने भी भाग लिया। जिस संप्रदाय के जादूगर ने अभी अभी मेरे छात्र पर हमला किया वह गॉस्पेल से था। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर। ऑरलैंडो की आंखों में गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया। बैन ने सिर हिलाया। अगले ही पल बैन ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ से एक पीला कपड़ा उड़ गया। पीली रोशनी की चमक के साथ मिल्टन चेनी अपनी जगह पर प्रकट हुए। मिल्टन चेनी, जो अपनी जगह पर प्रकट हुए, अपने गुरु और ऑरलैंडो को अपने सामने देखकर चौंक गए। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने आसपास के माहौल का जायजा लिया। वास्तव में आसपास का माहौल तबाह हो चुका था। गुरु, आपको और ऑरलैंडो को पहले इस विमान को छोड़ देना चाहिए, इस विमान में कुछ ठीक नहीं है, बैन ने कहा। लेवल 4 के जादूगर वाला विमान अभी मिल्टन चेनी के लिए बहुत खतरनाक था। बैन की बातें सुनकर मिल्टन चेनी समझ गए कि कुछ हुआ होगा, लेकिन चूंकि उनके गुरु ने उन्हें नहीं बताया था इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से नहीं पूछा। लेवल 3 के जादूगर के अचानक हमले ने उनकी मूल योजना को बाधित कर दिया। टेक्स्ट सिमुलेशन वास्तविकता से बहुत अलग था। टेक्स्ट सिमुलेशन में उसने बिना किसी दुर्घटना के सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन वास्तव में एक लेवल 3 जादूगर ने उस पर हमला किया था। अगर ये तथ्य न होता कि लेवल 3 जादूगर ने शुरू में जादू का इस्तेमाल नहीं किया होता तो मिल्टन चेनी गंभीर खतरे में पड़ सकते थे। मिल्टन चेनी का दिल भारी था। ऐसा लग रहा था कि वह अब टेक्स्ट सिमुलेशन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। आखिरकार वास्तविकता में उसके कार्य सिमुलेशन में किए गए कार्यों से बिल्कुल मेल नहीं खा सकते थे। इन छोटे छोटे अंतरों का जादूगर महाद्वीप पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता था क्योंकि समग्र दिशा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन अब एक भी गलत कदम उसे अज्ञात में ले जा सकता था। सिम्युलेटर संभवतः सभी पहलुओं को कवर नहीं कर सकता था। यह उसकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता था, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए सिम्युलेटर पर निर्भर रहने से बहुत सारे अलग अलग कारक सामने आए। मिल्टन चेनी जानते थे कि अभी के लिए उनका मिशन पूरा करना असंभव था। चलो जवान आदमी, ऑरलैंडो ने किनारे से बात की और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। मिल्टन चेनी के सामने एक प्लेन चैनल दिखाई दिया। ऑरलैंडो का हाथ मिल्टन चेनी के कंधे पर टिका हुआ था। अगले ही पल दोनों प्लेन चैनल के प्रवेश द्वार पर गायब हो गए। बैन की नज़र उस जगह पर टिकी रही जहां मिल्टन चेनी गायब हो गए थे और फिर वहां से चले गए। उसकी गहरी आंखों में कई अक्षर चमक उठे। इस छोटे से विमान में गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर क्या कर रहा है? इस समय बैन के दिमाग में यही चल रहा था। अगर यह सिर्फ ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन होता तो इस विमान में जो कुछ भी हो रहा था उससे उसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर की भागीदारी ने इसे उसका व्यवसाय बना दिया और यहां तक कि गार्जियन सी को भी इसमें शामिल कर लिया। यह क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठन गार्जियन सी का एकमात्र सच्चा दुश्मन था। जादूगर क्षेत्र में सबसे बड़ा ब्लैक जादूगर संगठन। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम लोग क्या साजिश रच रहे हो। अगले ही पल 4 बैंगनी जादू की छड़ें बेन के पास लौट आईं और उसका शरीर उसी जगह गायब हो गया। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर, मेरे गुरु के बारे में क्या? ऑरलैंडो के शब्दों को सुनकर मिल्टन चेनी ने पूछा। उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। अब वह वही नया व्यक्ति नहीं था जो वह पहली बार गार्जियन सी में शामिल होने पर था। उसने ये सारा समय व्यर्थ में पढ़ने में नहीं बिताया। वह जानता था कि गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर क्या था। जादूगरों के दायरे में सबसे बड़ा काला जादूगर संगठन। पागलों से भरे जादूगरों के इस समूह को एक स्तर 7 जादूगर द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो जादूगरों की दुनिया के शीर्ष पर खड़ा था। अध्याय 154, अध्याय 123, गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर और मैं बैंक का गुरु आए। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। तुम्हारा गुरु ठीक रहेगा। हालांकि वह एक जादुई उपकरण जादूगर है, उसने अपने आध्यात्मिक सागर में बहुत सारे टाइम मैजिक का निर्माण किया है। उसके जीवित रहने के कौशल शीर्ष पायदान पर हैं। मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर ऑरलैंडो ने ठहाका लगाया। बल्कि ये तुम हो। पहली बार जब तुम जादूगर क्षेत्र से बाहर निकले और तुम इस तरह की चीज में फंस गए तो तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने एक कड़वी मुस्कान दी।
अपने गुरु बैन और ऑर्लैंडो को तो छोड़ो, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि संग्रह कार्य को पूरा करने की यह यात्रा इतनी रोमांचक हो सकती है। हम यहाँ हैं। आपको पहले गाजियन सागर में वापस जाना चाहिए। जहाँ तक आपने जो कार्य चुना है उसे सीधे सत्य की पुस्तक में रद्द कर दें। क्या पहले से स्वीकृत मिशन को रद्द किया जा सकता है? मिल्टन चेनी ने थोड़ा उलझन में पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उलझन में है। जहां तक उसे पता था, एक बार जब गाजियन सी के टास्क स्पेस में कोई कार्य स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता, उसे केवल पूरा किया जा सकता है। मडोम प्लेन में लेवल 4 का जादूगर दिखाई दिया है, मिशन का स्तर बदल जाएगा, बेशक इसे रद्द किया जा सकता है। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। अगले ही पल सत्य की पुस्तक उसके सामने उभरी, नीली रोशनी की एक चमक पुस्तक से गुजरी और मिल्टन चेनी का शरीर उसी जगह गायब हो गया। मिल्टन चेनी के जाने के बाद ऑर्लैंडो के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। सत्य की पुस्तक उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर थोड़ा हिल रही थी। बूढ़े आदमी, तुम वाकई मुसीबत खड़ी करना जानते हो। उसे और मिल्टन चेनी को प्लेन चैनल से यहाँ पहुँचने और मिल्टन चेनी को जाने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। लेकिन इस बार मुडोम प्लेन में बहुत कुछ होने के लिए पर्याप्त था। उसकी सत्य की पुस्तक के कंपन का कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि बैन उसे एक संदेश भेज रहा था। ऑर्लैंडो ने सत्य की पुस्तक को बुलाया और बैन द्वारा भेजा गया संदेश सत्य की पुस्तक के माध्यम से उसके दिमाग में प्रकट हुआ। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। उसी समय सत्य की पुस्तक उसके सामने तैरने लगी और वह जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। सैकड़ों पन्ने पलटने के बाद केवल एक दर्जन या उससे अधिक पन्ने ही प्रकाश से चमके। ये वह था जो गाजियन सागर के अन्य जादूगरों को संदेश भेज रहा था, और जो दर्जन या उससे अधिक पन्ने चमके वे ही प्रतिक्रिया देने वाले थे। ऑर्लैंडो ने लापरवाही से एक प्लेन चैनल खोला, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के चारों ओर उमड़ पड़ी और वह प्लेन चैनल में कदम रख दिया। बूढ़े आदमी, बेहतर है कि तुम मरो नहीं। दूसरी ओर छोटे मुडोम प्लेन के भीतर बैन ने अपने सामने के दृश्य को एक फीकी मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उसका दिल पहले से ही लहरों से कांप रहा था। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने लेवल 7 के जादूगर को विजात दायरे से कैसे छुपाया? जब उसकी आंखों के सामने का दृश्य बेन की आंखों में प्रतिबिंबित हुआ तो लेवल 4 के जादूगर के रूप में उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। क्या वे वाकई लेवल 7 के जादूगर के पागल हो जाने से नहीं डरते? बूढ़ा आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? अगर वह जल्दी नहीं आया तो इस बार मैं वाकई खत्म हो जाऊंगा। बेन के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। हालांकि उसने अपना मुंह खोला और कहा, मैं अब जाने वाला हूं, क्या तुम लोगों को ये ठीक लगेगा? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया, मानो वह खुद से बात कर रहा हो। बेन का चेहरा सख्त हो गया और उसके आध्यात्मिक समुद्र से एक लाल जादू की छड़ी निकली। उसके जवाब में आसमान खून के रंग की बाढ़ से लाल हो गया। गोबर भरिंग, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? बेन अपने दिल में दहाड़ा। लाल जादू की छड़ी सिर्फ एक पल के लिए ही हमले का सामना कर सकी, फिर वह लाल बाढ़ में समा गई। और यह खूनी समुद्र, इसका असली निशाना उसका शरीर था। इस समय आसमान से एक हाथ बढ़ा जो शुद्ध सफेद आस्तीन से ढका हुआ था। आस्तीन पर एक छोटा बादल जैसा प्रतीक अंकित था। अंतरिक्ष जम गया था और आसमान में खूनी बाढ़ बीच हवा में रुक गई। ये दृश्य देखकर बैन की आंखों में आश्चर्य और खुशी की झलक दिखाई दी। सबसे पहले पहुंचने वाला ऑर्लैंडो नहीं था। मास्टर, बैन ने चौंक कर चिल्लाया। निश्चित रूप से यह उसका मालिक था जो महत्वपूर्ण क्षण में विश्वसनीय था। वह गोबर भरिंग, जो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था, उसके खिलाफ झुक गया। लेकिन आसमान में खूनी बाढ़ फिर से चलने से पहले बस एक पल के लिए रुकी। एक बूढ़ा आदमी, पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, कुल मिलाकर एक सफेद को बड़ा बूढ़ा आदमी बैन के बगल में दिखाई दिया। बूगर, तुम सच में मुसीबत खड़ी करना जानते हो, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक विशाल ढाल आसमान से गिरी जो उन दोनों के सामने खड़ी थी। बूम! खून के रंग की बाढ़ विशाल ढाल पर गिरी, जिससे बहुत बड़ी आवाज हुई। हालांकि विशाल ढाल जरा भी नहीं हिली, फिर भी दोनों लोगों के सामने स्थिर खड़ी रही। मैं बड़ा हो गया हूं और तुम अब भी मुझे बूगर कहते हो। लेकिन इस समय उसके दिल का बोझ कुछ कम हो गया था। बेशक इसका कारण उसके और उसके मालिक के सामने खड़ी विशाल ढाल थी। एक लेवल 5 मैजिक डिवाइस और उसका गुरु, एक लेवल 5 जादूगर। कुछ छोटे दायरे स्तर के जादूगर संगठनों में इस स्तर का जादूगर नियंत्रण में होता है, और जब जादूगर दायरे के पिरामिड के ऊपर रखा जाता है तो हालांकि सबसे ऊपर नहीं, फिर भी वह शिखर पर होता है। गुरु, गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर साजिश रच रहा है। बैन की आवाज धीमी पड़ गई। उसके बगल में खड़ा झुका हुआ बुजुर्ग बिना किसी बदलाव के सिर हिलाता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी नज़र खून के इस समुद्र के छोर पर टिकी थी, और उसके छोर पर लाल बालों वाला आदमी भी उसे देख रहा था। सैकड़ों सालों से सोया हुआ, अब चलने का समय आ गया है। डोंग!
इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ से बैंक की आंखों में चमक आ गई। अपने गुरु की यह खासियत, घंटी बजाना। जिस क्षण घंटी बजी, बैंक के पास कुछ और बुजुर्ग दिखाई दिए। वे सभी दफन होने के लिए तैयार बूढ़े लग रहे थे। ये बूढ़े नींद में डूबे हुए लग रहे थे, मानो अभी अभी जागे हों। इन बूढ़ों के दिखने पर पहले से तनावपूर्ण माहौल ढीला पड़ गया और ज्यादा जीवंत हो गया। स्नोटी, अब तुम लेवल 4 के जादूगर हो। बूढ़ा स्नोटी अभी उठा है न? ये घंटी इतनी कमजोर क्यों लग रही है? अपने बगल में आए कुछ बूढ़े लोगों को देखकर बैन उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके सामने बैठे बूढ़े लोगों ने अपनी बातचीत शुरू कर दी थी। बैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। आखिर क्या हो रहा है? वे इन जीवित जीवाश्मों को यहाँ क्यों लाए हैं? क्या मैंने जो संदेश भेजा है उसमें स्थिति को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? प्लेन चैनल को नियंत्रित करने वाले के रूप में ऑरलैंडो की सत्य की पुस्तक में बैन की तुलना में अधिक कार्य हैं। उसे पता नहीं था कि उसके वाक्यांश, जादूगर क्षेत्र में महान परिवर्तन, ने कई बूढ़े लोगों के गाजियन सागर के शांतिपूर्ण सपनों को बाधित कर दिया था। इसे जल्दी से खत्म करो, फिर वापस सो जाओ। वास्तव में कष्टप्रद, खूनी सागर क्षेत्र के ये खून चूसने वाले और भी अधिक बेचैन हो रहे हैं। कुछ आवाजें बैन के कानों में घुसीं। वह जानता था कि इस मामले का अब उससे कोई लेना देना नहीं है, अब उसे बस खड़े होकर देखना है। 5वीं रिंग मैजिक टोमिर की कला। आसमान में सुनहरी रोशनी की एक किरण फैली, जिसने खून के रंग की बाढ़ को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। सुनहरी चमक ने आसमान को रोशन कर दिया, मानो इस छोटे से प्लेन को भर दिया हो। क्या खून की इस निराकार बाढ़ को चीरने से कुछ होगा? जवाब था हाँ। खून का समुद्र ऐसा था मानो इस जादू को छोड़ते ही उसे एक जीवित प्राणी में बदल दिया गया हो, उसे जीवन दिया गया हो। फिर जादू की सुनहरी रोशनी से खून का ये जीवित समुद्र पूरी तरह से अलग हो गया। ये रणनीति, यह असली 5वीं रिंग मैजिक है। इस जादू का नाम थोड़ा अजीब क्यों है? इसका कारण स्वाभाविक रूप से यह है कि जादू को लेवल 5 के जादूगर टोमिर ने बनाया था, और वह बूढ़ा आदमी जिसने बैंक के बगल में ये जादू छोड़ा था, उसका नाम टोमिर है। सोए हुए बूढ़ों को परेशान करते हुए गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर, आप बर्बाद हो गए हैं। बैंक के दिल में कुछ शादे फ्रॉइड उभरा। हालांकि जिस स्रोत ने यह सब शुरू किया, अर्थात मिल्टन चेनी, ने यह आश्चर्यजनक दृश्य नहीं देखा। क्या इसका मतलब यह है कि मिशन रद्द नहीं हुआ है? टास्क स्पेस में चेतना प्रकट होने पर मिल्टन चेनी थोड़ा स्तब्ध रह गए। टास्क स्पेस में लेवल 1 मिशन, जिसे उन्होंने पहले स्वीकार किया था, गायब हो गया था। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने मिशन रद्द कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि टास्क स्पेस ने संकेत दिया था कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन उन्होंने मिशन पूरा नहीं किया। मिल्टन थोड़ा हैरान थे। ये ऑरलैंडो द्वारा बताई गई बातों से थोड़ा अलग है। अगले ही पल उनकी चेतना टास्क स्पेस से बाहर निकल गई। गार्जियन सी के टास्क को बेवजह पूरा करने के बाद मिल्टन उलझन में पड़ गए। यह उलझन तभी सुलझ पाई जब उन्होंने बाद में अपने गुरु से पूछा। अध्याय 155, अध्याय 124, स्तर 2 व्हाइट विजार्ड और सिम्युलेटर अपडेट, सदस्यता के लिए अनुरोध। अनुवादक 54,96,90,339। समय उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल जाता है, हमेशा गायब हो जाता है जब कोई ध्यान नहीं देता है। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। मिल्टन चेनी को गार्जियन सी में शामिल हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सी व्यू पवेलियन, मिल्टन चेनी का नियमित लिविंग रूम। मिल्टन, जो बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे थे, ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में उतार चढ़ाव और घबराहट की झलक दिखाई दी। ट्रू बॉडी सिमुलेशन खत्म हो गया था और वह 100 साल से भी पहले वापस आ गया है। सच्चा शरीर सिमुलेशन समाप्त होता है। क्षेत्र, तकनीक, स्मृति बनाए रखें। मेजबान की मानसिक असामान्यता का पता चला है। सिम्युलेटर का स्वचालित सुरक्षा कार्य शुरू हो गया है। अपने दिमाग में सिम्युलेटर से परिचित संकेत सुनकर मिल्टन की आंखों में भावना धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसे अभी भी अपने सच्चे शरीर सिमुलेशन के अंतिम क्षण याद हैं, रक्त के रंग की बाढ़ जो भारी थी, जिससे मिल्टन को सांस लेना मुश्किल हो गया था। अगले पल मिल्टन इंतजार नहीं कर सका और अपने आध्यात्मिक सागर को महसूस किया। जैसा कि अपेक्षित था, वह क्षेत्र जिससे वह परिचित है। इस समय वह एक लेवल 2 व्हाइट विजार्ड है। व्हाइट विजार्ड का मार्ग भी एक शुद्ध आध्यात्मिक विजार्ड मार्ग है। अब वह आध्यात्मिक विजार्ड के मार्ग पर दूसरे स्तर के जादूगर क्षेत्र में पहुंच गया है। लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इसके अलावा उसका भविष्य मुख्य रूप से व्हाइट विजार्ड के मार्ग पर केंद्रित है, क्योंकि उसका वंश पहले से ही अपनी सीमा तक परिष्कृत है। मिल्टन ने जो सोचा था कि इसमें 1 साल लगेगा, उसके विपरीत वह आधे साल से थोड़े ज्यादा समय में लेवल 2 व्हाइट विजार्ड बन गया। आध्यात्मिक समुद्र में पहले से ज्यादा जटिल कई जादुई निर्माण तैरते हैं। ये सभी दूसरे स्तर के जादू हैं। मिल्टन के मन में एक विचार आया। अगले ही पल उसके सामने एक पारदर्शी हल्की नीली रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दी। नाम, मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 24-3।
शारीरिक बनावट 29-9। नाइट क्षेत्र ग्रैंड नाइट आध्यात्मिक जादूगर क्षेत्र लेवल 2 जादूगर। ब्लडलाइन विजार्ड क्षेत्र लेवल 2 जादूगर। श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट। ध्यान तकनीक गार्जियन मेडिटेशन तकनीक परफेक्ट। रिफाइनिंग तकनीक वाइट रैवन रिफाइनिंग तकनीक परफेक्ट। नाइट कौशल एल आध्यात्मिक जादू शून्य क्षेत्र की आंख दूसरी अंगूठी आकाश तक पहुंचने वाली लपटें। दूसरी अंगूठी महान विश्लेषण तकनीक दूसरी अंगूठी उल्कापिंड गिरना दूसरी अंगूठी स्थानिक स्थानांतरण दूसरी अंगूठी। ब्लडलाइन जादू वाइट रैवन ट्रू फॉर्म दूसरी अंगूठी वाइट फैदर की रोशनी दूसरी अंगूठी रिंग डेथ ब्रिंगर की आंख दूसरी रिंग। वाइट विजार्ड पाथ और ब्लडलाइन विजार्ड पाथ दोनों ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। ब्लडलाइन विजार्ड तो लेवल 2 की सीमा तक पहुंच गया है। आध्यात्मिक शक्ति विशेषताओं में वृद्धि और भी जबरदस्त है और 5 और सेकंड रिंग जादू तकनीकें हैं। मिल्टन द्वारा पहले अपनाए गए पारंपरिक आध्यात्मिक विजार्ड पाथ की तुलना में व्हाइट विजार्ड का मिल्टन का वर्तमान पथ उसके जादू को और अधिक शक्तिशाली बना देगा, लेकिन साथ ही वह जितनी बार जादू छोड़ सकता है वह पहले की तुलना में कम होगा। मिल्टन को पहले से ही विशेषताओं की विस्फोटक वृद्धि की उम्मीद थी, इसलिए जब उसने पैनल देखा तो उसकी भावनाओं में बहुत बदलाव नहीं आया। विशेषता पैनल को छिपाते हुए मिल्टन खड़े होने और अपने शरीर को फैलाने ही वाले थे। अगले ही पल सिम्युलेटर की एक अनोखी यांत्रिक ध्वनि उसके दिमाग में गूंज उठी। स्तर 2 विजार्ड बनने के लिए होस्ट को बधाई। विजार्ड का जीवन सिम्युलेटर 3.0 अपग्रेड होना शुरू हो गया है। अपग्रेड में 1 दिन लगेगा। इस आवाज ने मिल्टन को चौंका दिया। सिम्युलेटर अपग्रेड, लेकिन वह पहले से ही लेवल 2 विजार्ड था। जब उसका ब्लडलाइन विजार्ड पथ लेवल 2 विजार्ड बन गया तो सिम्युलेटर अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? क्या सिम्युलेटर में कोई बग है या सिम्युलेटर अपग्रेड के लिए आध्यात्मिक विजार्ड पथ को लेवल 2 विजार्ड बनने की आवश्यकता है? मिल्टन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार सिम्युलेटर का अपग्रेड समय केवल 1 दिन था। 1 दिन के बाद उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि क्यों। चूंकि वह सिम्युलेटर के अपग्रेड से बच नहीं सकता था, इसलिए मिल्टन को जो करना था वह था इसे स्वीकार करना और अपग्रेड के बाद जोड़े जाने वाले कार्यों की प्रतीक्षा करना। अगले पल मिल्टन फिर भी उठ खड़ा हुआ और अपने शरीर को हिलाया। उसने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में भावना का एक स्पर्श दिखाई दिया। ये ट्रू बॉडी सिमुलेशन, उसने बहुत कुछ देखा था। गार्जियंसी शायद ही कभी अपने सिमुलेशन के बाद के चरणों में वापस लौटा हो। यदि सिम्युलेटर के स्वचालित सुरक्षा फंक्शन के लिए यह नहीं होता तो इस समय मिल्टन को यहाँ कमोबेश अजीब लग सकता था। खूनी समुद्री क्षेत्र सुसमाचार मास्टर्स ऑर्डर। ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दृश्य मिल्टन के दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहे थे। यादें उभरी मिल्टन के विचारों को उलझाते हुए। वह सिम्युलेटर के ट्रू बॉडी सिमुलेशन के माध्यम से भविष्य देख सकता था, और जादूगर दुनिया के शीर्ष पर खड़े जादूगरों के पास स्वाभाविक रूप से भविष्य में झांकने के तरीके भी हैं। खूनी समुद्री क्षेत्र की महत्वाकांक्षा वास्तव में महान है। वे वास्तव में पूरे जादूगर क्षेत्र को एक बार में निगलना चाहते हैं, मिल्टन ने खुद से कहा। उनके ट्रू बॉडी सिमुलेशन का अंतिम दृश्य, आकाश को अवरुद्ध करने वाली रक्त रंग की बाढ़, शायद कुछ समय के लिए उनकी स्मृति के सबसे स्पष्ट हिस्से में रहेगी। एक बड़े क्षेत्र में वास्तव में एक गहन विरासत होती है, लेकिन जादूगर क्षेत्र के शीर्ष पर खड़े लोगों ने कैसे सोचा? क्या वे वाकई खूनी समुद्र क्षेत्र को अपने दरवाजे पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने दे रहे हैं? मिल्टन को नहीं पता था कि वे क्या सोचते हैं। अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में भी उसने कभी भी विजार्ड क्षेत्र के असली पावरहाउस नहीं देखे थे। पावरहाउस से उसका मतलब ऐसे जादूगरों से था जो लेवल 5 या उससे ऊपर के हैं। अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन के सैकड़ों सालों में उसने लेवल 5 या उससे ऊपर के जादूगर को नहीं देखा था। सीव्यू पवेलियन को छोड़कर जिस समय मिल्टन गार्जियन सी में शामिल हुए, उन्होंने शायद ही कभी पवेलियन के क्षेत्र को छोड़ा हो। उन्होंने अपना ज्यादातर समय पवेलियन की लाइब्रेरी में ज्ञान प्राप्त करने में बिताया और वे हमेशा की तरह हर महीने एक टेक्स्ट सिमुलेशन करते थे। अध्याय 156, अध्याय 124, स्तर 2 व्हाइट विजार्ड और सिम्युलेटर अपडेट, सदस्यता के लिए अनुरोध _2। अनुवादक 54,96,90,339। 6 महीने शांत रहने के बाद मिल्टन चेनी के लिए एक नए मिशन पर निकलने का समय आ गया था, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। अब जब वह एक स्तर 2 व्हाइट विजार्ड और एक स्तर 2 ब्लडलाइन विजार्ड दोनों बन गया था, तो पहले और दूसरे स्तर के मिशन उसके लिए कोई महत्वपूर्ण चुनौती नहीं थे। वह बस यही चाहता था कि पिछली बार मुडोम प्लेन पर अप्रत्याशित आश्चर्य का अनुभव न हो। एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन ने मिल्टन को अपने भविष्य के मार्ग का स्पष्ट दृष्टिकोण दिया था। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन के विपरीत ट्रू बॉडी सिमुलेशन ने उसे 1 साल की घटनाओं का अनुभव करने की अनुमति दी, लेकिन टेक्स्ट सिमुलेशन ने 1 वर्ष को एक टेक्स्ट में संक्षिप्त कर दिया, जिससे मिल्टन के लिए यह जानना मुश्किल हो गया कि उस वर्ष के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन मिल्टन के लिए एक प्रत्यक्ष अनुभव था।
उस अनुभव को ऐसा लगा जैसे वह बादलों को चीरकर धूप की किरण देख रहा हो। अगले ही पल, जैसे ही मिल्टन अपने विचारों में डूबा हुआ था, अचानक उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। गुरु, उस आदमी को देखकर मिल्टन ने सम्मानपूर्वक कहा। बर्नार्ड के मुडोम प्लेन से आधे साल पहले लौटने के बाद से उसने अब तक इतनी बार कोई आश्चर्यजनक यात्रा नहीं की थी। फिर भी वह समय समय पर अप्रत्याशित रूप से सामने आ जाता था। बर्नार्ड को देखकर मिल्टन ने आश्चर्य में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह ये भी जानता था कि उसके गुरु के आने का सही कारण क्या था। अच्छा काम, आप पहले से ही लेवल 2 के जादूगर हैं। मुझे लगता है कि मैंने व्हाइट विजार्ड पद के लिए आपकी प्रतिभा को कम करके आंका था, बर्नार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना समय बीत गया है। मिल्टन को व्हाइट विजार्ड का मार्ग चुने हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था और वह पहले से ही लेवल 2 व्हाइट विजार्ड था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे ने गाजियन सागर के परीक्षण में सफलता प्राप्त की थी। गाजियन सागर में ध्यान की ऐसी गति कुल मिलाकर काफी प्रभावशाली थी। बेशक, बर्नार्ड के लिए मिल्टन का लेवल 2 विजार्ड होना कोई रोमांचक बात नहीं थी। ठीक है, तुम वाकई भाग्यशाली हो। 50 पृष्ठों वाली ट्रू वर्ड मैजिक बुक को एक परफेक्ट फाउंडेशन में बदलना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हालांकि ये शर्म की बात है कि मैं इसे अधिकतम 100 पृष्ठों वाले संस्करण में ही अपग्रेड कर पाया, बर्नार्ड ने बड़बड़ाया। बोलते समय उसने ट्रू वर्ड मैजिक बुक मिल्टन की ओर उछाली। मिल्टन ने उसे पकड़ लिया। किताब पहले की तुलना में काफी मोटी हो गई थी। मूल रूप से पतले पृष्ठ काफी मोटे हो गए थे। एक 100 पृष्ठ वाली ट्रू वर्ड मैजिक बुक। विजार्ड महाद्वीप पर यह लगभग विलुप्त खजाना उसके गुरु द्वारा उसे यूं ही सौंप दिया गया था। 50 पन्नों वाली ट्रू वर्ड मैजिक बुक को 100 पन्नों वाले संस्करण में अपग्रेड करना उनके गुरु बर्नार्ड के लिए केक के टुकड़े जितना आसान था। ट्रू वर्ड मैजिक बुक मिल्टन के सामने मडरा रही थी, अपने पन्ने अपने आप पलट रही थी। 20 पन्ने हल्की रोशनी से चमक रहे थे। मैंने आपके लिए 20 कुछ हद तक दिलचस्प सेकंड रिंग मैजिक तकनीकें लिखी हैं, बर्नार्ड ने उदासीनता से कहा, उसकी आंखें मनोरंजन में सिकुड़ रही थीं। मिल्टन ने हल्के से चमकते पन्नों की ओर देखा। हर एक पर कोने में घड़ी जैसा निशान था। ये है टाइम मैजिक। मिल्टन के कुछ हद तक संदिग्ध शब्दों को सुनकर बर्नार्ड ने सकारात्मक रूप से हंसी। वास्तव में ये टाइम मैजिक था। जबकि सेकंड रिंग टाइम मैजिक विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था, यह इस समय उनके छात्र मिल्टन के लिए पर्याप्त था। मिल्टन बाहर से थोड़ा हैरान लग सकता था, लेकिन वह अंदर से बेफिक्र था। इसका कारण ये था कि वह ये सब पहले से ही जानता था। वह इन 20 पन्नों पर लिखी तकनीकों का नाम भी बता सकता था। बर्नार्ड ने कहा, स्तर 2 आध्यात्मिक जादूगर बनने के बाद सत्य की पुस्तक आपके लिए कुछ नए कार्यों को अनलॉक करेगी। आप गाजियन सागर में कुछ दिलचस्प जगहों पर भी जा सकते हैं। अगले ही पल, मिल्टन के जवाब देने से पहले बर्नार्ड वहीं गायब हो गया जहां वह खड़ा था। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे अवतार कठपुतली से पूछ सकते हैं, उन्होंने कहा। मिल्टन अपनी जगह पर खड़ा रहा, ट्रू वर्ड मैजिक बुक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस ले लिया। वह पहले से ही जानता था कि उसके गुरु बर्नार्ड ने उसे क्या बताया था। आखिरकार उसने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में गाजियन सागर में काफी समय बिताया था। सत्य की पुस्तक मिल्टन के सामने मडरा रही थी। आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे पृष्ठों को पलटने के लिए हिला रही थी। समय बीतता गया और एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। अगला दिन आ गया। मिल्टन के सामने एक हल्के नीले रंग की पारभासी प्रकाश स्क्रीन धीरे धीरे उभरी। स्क्रीन पर पाठ की स्ट्रिंग स्क्रॉल हो रही थी। विजार्ड का जीवन सिम्युलेटर 3.0 अपग्रेड पूरा हो गया है। विजार्ड का जीवन सिम्युलेटर 4.0 आपकी सेवा में है। नोट 1, विजार्ड के जीवन सिम्युलेटर 4.0 में नई सुविधा पुनर्जन्म सिमुलेशन जोड़ी गई है। प्रत्येक वर्ष एक पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसर जमा होता है, जो मेजबान की चेतना को दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेने की अनुमति देता है। पुनर्जन्म सिमुलेशन मेजबान को सिमुलेशन से यादें विरासत में लेने की अनुमति देता है। सिमुलेशन के बाद आप अपने दायरे और तकनीकों को बनाए रखना चुन सकते हैं। यदि नियम समान नहीं हैं, तो सिम्युलेटर उन्हें मेजबान की खेती के मार्ग के अनुरूप संशोधित करेगा। सिमुलेशन में मृत्यु होने पर मेजबान वास्तविकता में वापस आ जाएगा। नोट 2, टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए मैजिक स्टोन से चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सिमुलेशन काउंट के लिए संचय समय 1 महीने से 3 महीने तक बदल जाएगा। ट्रू बॉडी सिमुलेशन के संचय का समय 1 वर्ष से 2 वर्ष में बदल जाता है। अपने सामने आए काले पाठ को देखकर मिल्टन को विस्मय का अनुभव हुआ। प्रमुख अपडेट, एक और नया सिमुलेशन विकल्प जोड़ा गया था। इसका मतलब था, अब उसके पास प्रति वर्ष केवल 5 सिमुलेशन थे। 4 टेक्स्ट सिमुलेशन, 1 पुनर्जन्म सिमुलेशन। सिमुलेशन पहले की तुलना में काफी अधिक कीमती हो गए थे। जैसे ही पाठ गायब हो गया और प्रकाश स्क्रीन फीकी पड़ गई, पुनर्जन्म सिमुलेशन की स्पष्ट स्मृति मिल्टन के पास वापस आ गई। क्या ये एक चेतना है जिसे एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक नई दुनिया में डाला जा रहा है? मिल्टन ने अपनी आंखें खोलीं, थोड़ा हिलते हुए महसूस किया।
क्योंकि इस तरह का सिमुलेशन पिछले टेक्स्ट सिमुलेशन और ट्रू बॉडी सिमुलेशन से पूरी तरह से अलग था। पुनर्जन्म सिमुलेशन सचमुच एक अलग दुनिया में एक नया जीवन शुरू कर रहा था। दूसरे शब्दों में, उसकी चेतना का एक टुकड़ा वास्तव में एक अलग दुनिया में पुनर्जन्म ले रहा था। चिंता मत करो, मैं पुनर्जन्म सिमुलेशन को कई अध्यायों में नहीं खींचूंगा। मैं इसे एक ही अध्याय में समेटने की कोशिश करूंगा। अध्याय 157, अध्याय 124, स्तर 2 व्हाइट विजार्ड और आई सिम्युलेटर अपडेट _3। अनुवादक 54,96,90,339। जिस दुनिया में वह पुनर्जन्म लेगा, वह वास्तव में उसका निशान होगा। यह अब एक मनगढ़ंत दुनिया नहीं होगी, नहीं यह वास्तविकता को पोषित करने के लिए भ्रम का उपयोग करेगी, बल्कि वास्तव में एक और दुनिया में पुनर्जन्म होगा। इस विधि में कोई उपभोग नहीं था और एक वर्ष में एक सिमुलेशन गणना जमा की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, 100 वर्षों की अवधि में वह 100 अलग अलग दुनियाओं में कम से कम एक बार जीवन का अनुभव कर सकता था। यहाँ तक कि मिल्टन चेनी खुद भी यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वह आखिरकार किस रास्ते पर चलेंगे। इसके अलावा पुनर्जन्म सिमुलेशन का अनुप्रयोग यही नहीं रुकता। भले ही वह पुनर्जन्म सिमुलेशन में विजार्ड पथ का अभ्यास नहीं कर रहा था, सिम्युलेटर सिमुलेशन समाप्त होने के बाद उसके साधना पथ को विजार्ड दायरे के अनुरूप नियमों में बदल देगा। यह विधि मिल्टन चेनी की समझ से परे थी। पहले वह मानता था कि सिम्युलेटर में निस्संदेह एक ऊपरी सीमा होती है जो संभवतः लेवल 7 विजार्ड होगी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं सोचता। कम से कम उसके ज्ञान के अनुसार चेतना के एक धागे का अनंत दुनिया से होकर दूसरे में पुनर्जन्म लेने का कारनामा लेवल 7 विजार्ड से परे था। विजार्ड दायरे के नियमों का पालन करने के लिए अन्य दुनिया के रास्तों को मोड़ना तो दूर की बात है। इस बार सिम्युलेटर अपग्रेड द्वारा लाया गया झटका लेवल 1 विजार्ड बनने पर उससे भी अधिक था, क्योंकि सटीक रूप से कहा जाए तो पुनर्जन्म की यह विधि मिल्टन चेनी को एजियोर स्टार से विजार्ड दायरे में ले जाने के तरीके से बहुत मिलती जुलती है। लेकिन यह अपडेट पूरी तरह से फायदेमंद नहीं था, इसमें कुछ कमियां भी थीं। हालांकि टेक्स्ट सिमुलेशन में अब ऊर्जा के लिए जादुई पत्थरों के निरंतर व्यय की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सिमुलेशन काउंट जमा करने का समय 1 महीने से 3 महीने में बदल गया था। कहने का मतलब यह है कि अब वह पहले के 12 बार के बदले साल में केवल 4 बार ही टेक्स्ट सिमुलेशन चला सकता था। सौभाग्य से पुनर्जन्म सिमुलेशन जोड़ा गया है, अन्यथा सिम्युलेटर से बाहरी प्लगइन में भारी कमी आ जाती। मिल्टन चेनी को थोड़ा संदेह था कि क्या सिमुलेशन की संख्या इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि पुनर्जन्म सिमुलेशन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इस सिम्युलेटर को किसने बनाया, ये वास्तव में कुत्ते की चाल चल रहा है, नियमों को तोड़ने का कोई मौका नहीं दे रहा। हालांकि वह ऐसा कहता है, मिल्टन चेनी वास्तव में बहुत संतुष्ट थे। अगर सिम्युलेटर मौजूद नहीं होता तो सच कहूं तो वह शायद अभी भी फ्रॉस्टविंटर किंगडम में संघर्ष कर रहा होता। शायद वह अभी एक अर्ध नाइट होता, शायद एक आधिकारिक नाइट भी, लेकिन अब उसके लिए लेवल 2 विजार्ड बनने का कोई तरीका नहीं है। तो वह किस बात से असंतुष्ट हो सकता है? मनुष्य होने के नाते हमें संतुष्ट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। मिल्टन चेनी ने अपने मन से विविध विचारों को हटा दिया, अपनी चेतना को स्थानांतरित किया और गाजियन सागर के टास्क स्पेस के अंदर प्रकट हुए। मिल्टन चेनी के सामने एक परिचित दृश्य उभरा। ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान वह अनगिनत बार इस स्थान पर गया था, लेकिन वास्तव में इस बार सहित यह उसकी चेतना के साथ टास्क स्पेस में प्रकट होने का केवल तीसरा मौका था। सत्य की पुस्तक मिल्टन चेनी के सामने प्रकट हुई। चारों ओर तैरती हुई प्रकाश की एक किरण सत्य की पुस्तक में उड़ गई। धीरे धीरे पृष्ठों पर पाठ उभरने लगा। सत्य की पुस्तक पर दिखाई देने वाले पाठ को देखने के बाद मिल्टन ने राहत की सांस ली। जैसी कि उम्मीद थी, कार्य ट्रू बॉडी सिमुलेशन में जैसा ही रहा और इसमें कोई बदलाव नहीं आया, भले ही वह लेवल 2 व्हाइट विजार्ड बन गया था। सत्य की पुस्तक फिर से बंद हो गई और मिल्टन की चेतना टास्क स्पेस से बाहर निकल गई। अगले ही पल मिल्टन की आकृति टिमटिमा गई और वहीं गायब हो गई। विजार्ड दायरे में फिनलैंड महाद्वीप पर एक मामूली आंगन के भीतर इयान आश्चर्य से अपने सामने मिल्टन चेनी को देख रहा था। उसने उसे 1 साल से भी कम समय में नहीं देखा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिल्टन को 10 साल से नहीं देखा हो। आप सिर्फ 1 साल से भी कम समय के लिए गाजियन सी में शामिल हुए हैं, आप इतनी जल्दी विजार्ड दायरे में कैसे लौट आए? इयान ने आश्चर्य से पूछा। विजार्ड कॉन्टिनेंट में गाजियन सी के बहुत कम सदस्य हैं, वह अपने आसपास के कई समुद्री क्षेत्रों में अकेला था। मैंने टास्क स्पेस में एक टास्क लिया था और मैं इस बार विजार्ड दायरे में वापस आया क्योंकि मेरे पास एक टास्क है। मिल्टन ने कुछ बेबसी के साथ जवाब दिया। यह इयान आने के बाद से ही बकबक कर रहा है, तरह तरह के सवाल पूछ रहा है। अब जब उसने उससे उसके दायरे और गुरु के बारे में पूछा था तो उसने पूछना शुरू कर दिया कि वह विजार्ड दायरे में क्यों लौटा था। ठीक है, आप विजार्ड महाद्वीप में लेवल 2 विजार्ड के रूप में कार्य करने में सक्षम होने के लिए काफ़ी भाग्यशाली हैं। इयान ने आश्चर्यजनक रूप से टिप्पणी की। वह जानता था कि मिल्टन चेनी अब लेवल 2 आध्यात्मिक विजार्ड है।
उसने मिल्टन के ब्लडलाइन विजार्ड पथ को अनदेखा कर दिया। ब्लडलाइन विजार्ड पथ में बहुत कम संभावना थी जब तक कि विलय की गई ब्लडलाइन में असाधारण रूप से मजबूत क्षमता न हो। हालांकि सबसे मजबूत ब्लडलाइन की भी अपनी सीमाएं थीं। उत्पत्ति युग से लेकर अब तक ब्लडलाइन विजार्ड पथ पर कोई भी व्यक्ति लेवल 6 विजार्ड तक नहीं पहुंच पाया था। ब्लडलाइन विजार्ड पथ की संभावित सीमा निश्चित रूप से लेवल 5 विजार्ड की सीमा पर सीमित कर दी गई है। वैसे इस बार आपका कार्य क्या है? इयान ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि मिल्टन चेनी ने विषय को मोड़ना चुना। इयान, मुझे अब जाना होगा, मेरे पास समय की कमी है। अभी जा रहे हैं? इयान कुछ हद तक अनिच्छुक था। आखिरकार गार्डियन सी का एक सदस्य जादूगर महाद्वीप में दिखाई दिया और वह भी उसके ही दायरे का था। वे थोड़ी देर और बातचीत क्यों नहीं कर सकते थे? गार्डियन सी के लिए कार्य पूरा करते समय फिनलैंड महाद्वीप में होने के कारण वह थोड़ा सीमित था, हालांकि यह काफी आरामदायक और खतरे से मुक्त था। इसलिए जब भी वह किसी व्यक्ति को देखता तो उसे हमेशा बात करने का मन करता। इयान को अनदेखा करते हुए मिल्टन चेनी की आकृति टिमटिमाती हुई वहीं गायब हो गई। असभ्य छोटा साथी। इयान ने अपना सिर हिलाया और आंगन में एक कमरे में चला गया। उसके सामने एक पारदर्शी आवरण था जिसके अंदर मछलियां तैर रही थीं। कुछ और साल पालने के बाद, एक बार मिशन पूरा हो जाने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। मैं इस शापित जादूगर महाद्वीप में फिर कभी नहीं आऊंगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। इयान ने खुद से बड़बड़ाया, फिर एक डेक कुर्सी पर लेट गया और सो गया। इस बीच मिल्टन चेनी की आकृति इयान के आंगन से गायब हो जाने के बाद उनकी आकृति फिनलैंड महाद्वीप को छोड़कर एक पल से भी कम समय में समुद्र क्षेत्र के ऊपर दिखाई दी। सिस्केलिन विजार्डिंग महाद्वीप पर जाने से पहले मिल्टन ने कौनसी महाद्वीप में रुकने का फैसला किया। एक साल की अनुपस्थिति में उन्हें पता नहीं था कि कौनसी महाद्वीप कैसे बदल गया था। 70 साल बाद जब वह ट्रू बॉडी सिमुलेशन में कौनसी महाद्वीप में वापस लौटे, उस समय व्हाइट रेवन सोसाइटी इतिहास से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अध्याय 158, अध्याय 125, एक वर्ष का समय और महान शून्य क्षेत्र में पुनर्जन्म। अनुवादक 54,96,90,339। जब उनका शरीर कोलन द्वीप पर फिर से प्रकट हुआ तो मिल्टन चेनी को ज्यादा भावनाएं महसूस नहीं हुईं। उनके आसपास की हर चीज अभी भी परिचित थी। आखिरकार उन्होंने यहाँ काफी समय बिताया था। व्हाइट रेवन मार्क को महसूस करते ही उनका खून थोड़ा गर्म हो गया। कुछ ही पल बाद बेनी बेयर उनके सामने प्रकट हुए। सोसाइटी मास्टर। बेनी ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जबकि मिल्टन को लगा कि वे लंबे समय से कौनसी कॉन्टिनेंट में वापस नहीं आए हैं। वास्तव में उन्हें वहां से गए हुए सिर्फ एक साल से थोड़ा ज्यादा समय ही बीता था। हालांकि उस दौरान बहुत कुछ हुआ था। बेनी के साथ वे व्हाइट रेवन पैलेस में वापस आ गए। जैसे ही बेनी ने व्हाइट रेवन सोसाइटी के हाल के घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से बताया, मिल्टन ने कभी कभी सिर हिलाया। बेनी के बोलने के बाद मिल्टन ने सलाह दी, उन कुछ द्वीपों को छोड़ दो और व्हाइट रेवन सोसाइटी को लिलिथ महाद्वीप में स्थानांतरित कर दो। मिल्टन व्हाइट रेवन सोसाइटी के भविष्य को जानते थे और अगर यह कौनसी महाद्वीप पर विकसित होता रहा तो यह बर्बाद हो जाएगा। जादूगर संगठन वह था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया था। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि यह इतिहास की लहर में खो जाए। कौनसी महाद्वीप में उनकी भविष्य की यात्राएं कम हो जाएंगी। मिल्टन को नहीं पता था कि वे अगली बार कब लौटेंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें व्हाइट रेवन सोसाइटी के लिए पहले से व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। मिल्टन के शब्दों को सुनकर बेनी चौंक गए लेकिन जल्दी से जवाब दिया, समझ गए सोसाइटी मास्टर, मैं व्यवस्था करना शुरू कर दूंगा। इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं चला जाऊंगा तो मैं आप सभी को सीधे लिलिथ महाद्वीप ले जाऊंगा, मिल्टन ने जवाब दिया। लेवल 2 व्हाइट विजार्ड बनने और अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में सैकड़ों साल जीने के बाद वर्तमान मिल्टन एक साल पहले जैसा नहीं था। बेनी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। उसने मिल्टन के दायरे की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि मिल्टन इस समय पहले से ही लेवल 2 आध्यात्मिक विजार्ड था। समय बीतता गया और कई दिन बीत गए। मिल्टन ने अपने सामने हजारों लोगों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से अधिकांश अपरिचित चेहरे थे। दूसरा रिंग मैजिक शून्य आंख। आध्यात्मिक शक्ति का एक उछाल जिसे अन्य लोग नहीं समझ सकते थे, उसके आध्यात्मिक सागर से बह निकला। मिल्टन के सिर के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे एक दरार खुल गई और बंद हो गई, बिल्कुल एक आंख के झपकने की तरह। यह आध्यात्मिक आंख का दूसरा रिंग मैजिक था, शून्य आंख। अगले ही पल उसके सामने भीड़ के बीच से लगभग एक दर्जन लोगों के शरीर खून की धुंध में फट गए। खून की धुंध छट गई, हजारों लोगों के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं हुआ। मिल्टन ने मन ही मन स्वीकृति में सिर हिलाया। व्हाइट रेवन सोसाइटी में 100 से कुछ ज्यादा लोग थे जो उसके व्हाइट रेवन मार्क को धारण किए हुए थे। बाकी लोग धीरे धीरे सालों में शामिल होते गए। स्वाभाविक रूप से मिल्टन ने हर एक को व्हाइट रेवन मार्क से चिन्हित नहीं किया था। बेनी ने स्पष्ट रूप से इन लोगों को अच्छी तरह से प्रबंधित किया था।
जिन लोगों को उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नष्ट किया था वे स्पष्ट रूप से बुरे इरादों वाले व्यक्ति थे। उसके हाथ में एक चांदी जैसी सफ़ेद जादू की छड़ी दिखाई दी। मिल्टन ने छड़ी को हल्के से हिलाया और उसके सामने का स्थान पानी की तरह लहरा उठा। दूसरा रिंग मैजिक, स्थानिक स्थानांतरण। अंतरिक्ष की लहरों की आवृत्ति बढ़ गई और एक पल के बाद हजारों की भीड़ वहीं से गायब हो गई जहां वे खड़े थे। समय उड़ गया और 3 महीने और बीत गए। कासेन उपमहाद्वीप, फ्रॉस्टविंटर किंगडम, गोल्डन लान परिवार का मुख्य क्षेत्र। आथ ने मुस्कुराते हुए मिल्टन चेनी की ओर सिर हिलाया। इससे ठीक पहले मिल्टन उनकी नज़रों से ओझल हो गए। सिर्फ 1 साल से थोड़े ज्यादा समय में उनका सबसे छोटा बेटा बदल गया था। अपना सिर हिलाते हुए आथ की नज़र एक पल के लिए वहीं टिकी रही जहां मिल्टन गायब हो गए थे, फिर वह मुड़कर चला गया। फ्रॉस्टविंटर किंगडम की अंतिम लड़ाई आसन थी, फिर भी आथ को बहुत चिंता नहीं हुई। आखिरकार उनकी सहायता के लिए उनका सबसे छोटा बेटा एक आधिकारिक जादूगर था। अगर वे ऐसी मदद से फ्रॉस्टविंटर किंगडम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके तो यह उनकी अपनी गलती थी। कासेन उपमहाद्वीप छोड़ने के बाद मिल्टन समुद्री क्षेत्र में नहीं रुके। इस बार उनका मिशन गंतव्य फ्रॉस्ट सी एरिया का सिस्केलिन महाद्वीप था, जो लेवल 2 विजार्ड महाद्वीप था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महाद्वीप पर वर्तमान में कोई दावा नहीं किया गया था। मिल्टन को इस महाद्वीप पर 2 साल से अधिक समय तक रहना पड़ा और 2 साल के समय में अपने मिशन को पूरा करने के बाद ही वह गाजियन सागर में वापस लौट सकते थे। वर्तमान मिल्टन के लिए 2 साल एक लंबी अवधि नहीं थी। इसे पलक झपकते ही बीत जाने वाला भी कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि समय बिना किसी के ध्यान में आए निकल गया और पलक झपकते ही 4 और महीने बीत गए। सिस्केलिन महाद्वीप, मध्य महाद्वीप, इंटेस एस्टेट के भीतर। टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। रिटेन रियलम या रिटेन तकनीक। रिटेन रियलम। मिल्टन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन में विचारों की बाढ़ ला दी। अगले ही पल उसका आध्यात्मिक सागर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। लेवल 2 वाइट विजार्ड बनने के बाद उसकी ध्यान की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन ये बहुत धीमी नहीं थी। मिल्टन को विश्वास था कि वह अगले 10 वर्षों के भीतर लेवल 3 विजार्ड के दायरे में कदम रख सकता है। लेवल 3 विजार्ड होने का मतलब था कि वह अंतर क्षेत्र युद्ध में तोप के चारे में तब्दील नहीं होगा। वास्तव में वर्तमान मिल्टन तोप के चारे की अवधारणा से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हो सकता। अपने दायरे को बनाए रखने के बाद मिल्टन उठे और एक कमरे में चले गए। दरवाज़ा खोलते ही एक सुगंधित सुगंध ने उसके नथुनों को गुदगुदाया, जिसका स्रोत उसके सामने पारदर्शी जलढाल में तैरती कुछ छोटी मछलियां थीं। जलढाल के पास पहुंचकर मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ मछलियों को भोजन कराया। किसी भी तरह की असामान्यता का पता न लगने पर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। इस बार उसका मिशन था मछली पालना। अध्याय 159 159,125 1 वर्ष का समय और महान शून्य क्षेत्र में पुनर्जन्म _2। किसी को बस एक लावारिस जादूगर महाद्वीप को ढूंढना है और उसे ऊपर उठाना है। मिशन की समय सीमा लंबाई में भिन्न होती है। एक स्तर 2 श्वेत जादूगर के रूप में मिल्टन चेनी को इस मिशन को पूरा करने के लिए संभवतः 2 साल से थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता होगी। जब वह मछली पालन कर रहा था उस समय सिस्केलिन महाद्वीप अस्थायी रूप से उसके क्षेत्र का था। वह स्वाभाविक रूप से इस महाद्वीप की मूल जादूगर सेनाओं के साथ हस्तक्षेप नहीं करता था। जब तक कि महाद्वीप पर कुछ प्रभाव न पड़े वह मध्यस्थता करेगा, अन्यथा उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अल्पविराम। समय बीतता गया और 2 महीने और बीत गए। मिल्टन चेनी हमेशा की तरह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पानी की ढाल में कुछ छोटी मछलियों को खिला रहा था। जब से वह पहली बार यहाँ आया था तब से ये छोटी मछलियाँ बहुत बड़ी हो गई थीं। इस कमरे से बाहर निकलते ही मिल्टन चेनी को लगा कि उसकी वंशावली गर्म हो रही है। मिल्टन ने हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। जब वह एस्टेट के आंगन में एक चाइज लॉन पर लेटा था तो उसके बगल में सत्य की पुस्तक तैर रही थी। उसने लापरवाही से अपने चेहरे पर एक किताब रखी और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सुरक्षा के बारे में क्या? मिल्टन ने इस जादूगर महाद्वीप में अकेले आने की हिम्मत की। उसके पास किसी तरह की बैकअप योजना होनी चाहिए। इसके अलावा गाजियन सागर, यह विशाल रूपक वृक्ष उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। जादूगर क्षेत्र के जादूगर महाद्वीप पर एक मिशन को पूरा करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यहाँ उसकी वंशावली एक हॉट केक है। दरअसल कुछ ही समय बाद मिल्टन के छोटे से आंगन में एक बिन बुलाए मेहमान आया। मिल्टन के छोटे से आंगन में लंबे लाल बालों वाली एक युवती खड़ी है। मिल्टन को चाइज लाउंज पर लेटा हुआ देखकर उस महिला की आंखें चमक उठीं। हालांकि अगले ही पल जब उसने मिल्टन के बगल में सत्य की पुस्तक को तैरते देखा तो उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। एक ठंडी गुनगुनाहट के बाद वह वहीं गायब हो गई। मिल्टन ने अपने चेहरे को ढंकने वाली पुस्तक को उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी।
अप्रत्याशित रूप से एक परिचित उसके छोटे से आंगन में आया था। अभी अभी आई युवती मिल्टन के लिए कोई अजनबी नहीं है। वह उससे इतना परिचित है, यहाँ तक कि उसके शरीर पर मौजूद तिल भी उसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह वही महिला थी जिसने ओरोबोरोस रिंग में शामिल होने के बाद उसे थका दिया था। मिल्टन को उम्मीद नहीं थी कि वह इस महिला से यहाँ फिर से मिलेगा, लेकिन जब उसने उसे पहचाना तो उसने उसे नहीं पहचाना। सत्य की पुस्तक को देखने के बाद वह तुरंत चली गई। आखिरकार जादूगर क्षेत्र में सत्य की पुस्तक संरक्षक सागर का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत कम स्तर 3 के जादूगर संरक्षक सागर के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समय उड़ता है और पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। रिटेन रियल्म, मिल्टन ने मन ही मन बुदबुदाया। जब उसका आध्यात्मिक सागर धीरे धीरे शांत हो गया तो उसने राहत की सांस ली। इस समय मिल्टन का ध्यान सिमुलेशन काउंटर पर केंद्रित था। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना एल। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ। अगले ही पल मिल्टन के सामने सब कुछ गायब हो गया। उसने खुद को एक भ्रामक स्थान में पाया, जैसे कि वह तारों वाले आकाश के बीच में हो। इस आकाश में अनगिनत चमकदार समूह थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग चमक के साथ चमक रहा था। अनगिनत, शायद लाखों में, और यह केवल वही था जो मिल्टन देख सकता था। उसका वर्तमान दृष्टिकोण शून्य से इन विभिन्न रंगीन चमकदार समूहों को देख रहा था। मिल्टन के सबसे करीब एक विशाल बैंगनी चमकदार समूह था। हालांकि यह पहली बार था जब मिल्टन ने इस चमकते हुए समूह को देखा था। वह सहज रूप से जानता था कि यह किसका प्रतीक है। जादूगर क्षेत्र। लेकिन ये सब एक पल में हुआ। मिल्टन के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अचानक उसकी चेतना यहाँ के स्थान द्वारा निर्देशित होने लगी। मिल्टन की चेतना बैंगनी चमकते हुए समूह से आगे बढ़ गई और दूर उड़ गई। एक अज्ञात समय और दूरी के बाद मिल्टन ने जो आखिरी चीज देखी वह एक चमकदार नीला रंग था। युवा चेनी, इन्हें अपने घर वापस ले जाओ, एक अधेड़ उम्र का आदमी एक दुबले पतले लड़के के सामने बोला। बोलते बोलते उसने अपने हाथों में पकड़े भारी कोट दुबले पतले लड़के को थमा दिए। वह जिस युवा चेनी का जिक्र कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी था। मिल्टन ने सौंपे गए भारी कोट स्वीकार किए, उन्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें कुछ खाली थीं, एक भोले भाले व्यक्ति की तरह। मिल्टन के सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया और मिल्टन के बालों को बिखेर दिया। घर जाओ, तुम्हें अब वापस आने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर मिल्टन की आंखों में भावनाएं चमक उठीं। उसने अपने सामने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, थोड़ा उलझन में था लेकिन कुछ नहीं बोला। अरे, हमने काम पूरा कर लिया है, सर्दी लगभग आ गई है, चिंता मत करो, हमें अगले साल भी अपनी जमीनों की देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा, फिर एक बार फिर मिल्टन के बालों को सहलाया। मिल्टन ने ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि वह समझ गया है या नहीं। उसने बस सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। उसने भारी कोट को कसकर पकड़ रखा था। छोटे शरीर और भारी कोट की वजह से मिल्टन की चाल थोड़ी लड़खड़ा रही थी, कुछ हद तक अनाड़ी लग रही थी। जब वह घर पहुंचा तो मिल्टन ने चूल्हा जलाया, कोट पास में रख दिए। मुझे करने दो, एक बूढ़े दिखने वाले व्यक्ति ने काम संभाला और काम करना शुरू कर दिया। मिल्टन चुपचाप ये दृश्य देखता रहा, एक कोने में चला गया और बैठ गया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कि वह स्तब्ध था। ईस्टन चेनी ने कुछ काम निपटाए और फर्श पर बैठे स्तब्ध मिल्टन को देखा। उसके हृदय में पश्चाताप की एक टीसी महसूस हुई। अध्याय 160 125 एक वर्ष का समय और महान शून्य क्षेत्र में पुनर्जन्म _3। अनुवादक 54,96,90,339। एक आह भरते हुए ईस्टन चेनी भी चिमनी के पास बैठ गया। समय धीरे धीरे उड़ गया। मिल्टन चेनी, जो एक अचंभे में जमीन पर बैठा था, कांप उठा और उसकी आंखों में सुस्ती धीरे धीरे गायब हो गई, जब तक उसकी आंखें स्पष्टता से भर नहीं गईं। सहज रूप से मिल्टन ने अपना माथा रगड़ा। गर्भ में भ्रम है न? इस समय मिल्टन को सब कुछ समझ में आ गया था। पुनर्जन्म सिमुलेशन अजेय नहीं था, इसमें कुछ कमियां थीं, क्योंकि यह उसकी चेतना का एक किनारा मात्र था जो दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म ले रहा था। मिल्टन को गर्भ में भ्रम की अवधि का अनुभव होना अनिवार्य था। यदि वह इस अवधि के दौरान मर जाता तो मिल्टन इस सिमुलेशन को भी समाप्त कर देता। सौभाग्य से अपने पहले पुनर्जन्म सिमुलेशन में वह काफी भाग्यशाली था। वह तब तक जीवित रहा जब तक वह गर्भ के भ्रम को तोड़ नहीं पाया। ये सिर्फ इतना है कि इस पहली बार गर्भ के भ्रम को तोड़ने में लगने वाला समय थोड़ा लंबा था, पूरे 8 साल। पिताजी, मिल्टन ने धीरे से कहा। इन 8 वर्षों में, हालांकि मिल्टन एक स्तब्धता में था, उसके पिता ने उसे नहीं छोड़ा था। ये कहा जा सकता है कि अब उसके जीवित रहने का श्रेय काफी हद तक चिमनी के बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जाता है। यह आवाज सुनकर ईस्टन चेनी का शरीर अकड़ गया। उसे संदेह था कि उसे श्रवण मतिभ्रम हो रहा था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था जब तक कि एक पतला हाथ उसके कंधे पर नहीं आ गया।
समय तेजी से बीत गया और 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। महान शून्य क्षेत्र, धर्मयुग का अंत, क्या पारलौकिक विलुप्त हो गए हैं? मिल्टन ने खुद से बड़बड़ाया। उसके सामने एक मोटी किताब थी। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और उसने किताब बंद कर दी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया में अकेला पारंगत हूँ? आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक सागर में लौट आई, मानो अभी जो दृश्य था वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जादूगर पथ इस दुनिया के नियमों के अनुकूल हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में साधना का मूल मार्ग गायब हो गया लगता है। हालांकि इस समय मिल्टन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता था कि इस दुनिया में पारंगत लोगों का कोई निशान नहीं है। आखिरकार इस बिंदु पर उसका दृष्टिकोण अभी भी सीमित है। किसने सोचा होगा, जादूगर दुनिया में मेरी योग्यताएं केवल स्तर 5 थीं, लेकिन पुनर्जन्म वाली चेतना में वास्तव में स्तर 1 जादूगर प्रतिभा है। मिल्टन थोड़ा भावुक हो गया। जादूगर प्रतिभा का आत्म परीक्षण उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। एक पूर्व स्तर 2 सफेद जादूगर। मिल्टन को यकीन नहीं है कि इस दुनिया में केवल उसके पास ही जादूगर प्रतिभा है या दूसरों के पास भी है। बेशक इस सवाल का जवाब समय के साथ सामने आएगा। अगले ही पल उसके कमरे का दरवाज़ा खोला गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मिल्टन, ईस्ट एंड अकादमी ने आपके प्रवेश अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। आपको 3 दिनों में रवाना होना होगा। अधेड़ उम्र का आदमी बोला, उसके स्वर में खुशी की झलक दिख रही थी। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। मिल्टन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। अधेड़ उम्र का आदमी स्वाभाविक रूप से उसका पिता ईस्टन चेनी है। मिल्टन को कुछ बातें याद दिलाने के बाद ईस्टन कमरे से बाहर चला गया। जादू के रास्ते पर चलने के लिए पुनर्जन्म सिमुलेशन का उपयोग करने का क्या मतलब है? मुझे इस दुनिया में पारलौकिकता के मार्ग का पता लगाना है। मिल्टन ने बड़बड़ाया। अगर वह वास्तव में इस दुनिया में एकमात्र पारलौकिक है तो इसके अपने लाभ हो सकते हैं, लेकिन वह वास्तव में पुनर्जन्म सिमुलेशन का सही अर्थ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस दुनिया में पारलौकिकता के मूल मार्ग पर चलना, जो जादूगर क्षेत्र में मौजूद नहीं है, मिल्टन का पुनर्जन्म सिमुलेशन में अंतिम लक्ष्य है। आखिरकार एक सिम्युलेटर होने के नाते उसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से बहुत व्यापक होनी चाहिए। सैकड़ों क्षेत्रों की शक्तियों को एकीकृत करते हुए वह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मार्ग प्रशस्त करेगा। बेशक यह मिल्टन का अंतिम लक्ष्य है, जैसा कि वह अभी है। निस्संदेह उसे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया पर हावी होने वाले एकमात्र पारलौकिक होने के बजाय मिल्टन कुछ ऐसा हासिल करना चाहेंगे जो इस दुनिया में उनकी मदद कर सके। ईस्ट एंड अकादमी मिल्टन की शुरुआती जगह होगी। समय बीतता गया और उसे पता भी नहीं चला कि 5 साल बीत चुके हैं। एक विशाल पुस्तकालय में सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति को मिल्टन का स्नातक आवेदन मिला। उसने उसे खोला और उस पर एक नज़र डाली। आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपने सामने बैठे युवक को कुछ जटिल भाव से देखा। ये वास्तव में ईस्ट एंड अकादमी का इतिहास का पहला व्यक्ति था। वह 5 वर्षों में 3 स्तरों को पूरा करने में सफल रहा। ईस्ट एंड अकादमी से प्रतिष्ठित गोल्डन डायनेस्टी अकादमी तक पहुंच गया। एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए कई लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। उसके सामने बैठा युवक, जो 20 साल का भी नहीं था, सिर्फ 5 वर्षों में सफल हो गया। आप ईस्ट एंड अकादमी से गोल्डन डायनेस्टी अकादमी में पदोन्नत होने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये कहने के बाद बूढ़ा व्यक्ति रुक गया। हालांकि उसके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ था, लेकिन ये सब इसे एक वाक्य में बदल गया। जब आपके पास समय हो तो वापस आएं और जाएं। हालांकि उसने ये शब्द कहे, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जानता था कि यह शायद आखिरी बार हो सकता है जब उसने इस प्रतिभाशाली युवक को देखा हो। अगर कभी दोबारा मिलने का मौका मिला तो मिल्टन शायद उस ऊंचाई पर पहुंच गए होंगे जिसे वे छू नहीं पाएंगे। मैं जरूर पहुंचूंगा, मिल्टन ने जवाब दिया। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और मिल्टन की चौकस निगाहों के नीचे लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। बूढ़े व्यक्ति की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर मिल्टन के विचार थोड़े भटक गए। 5 साल बाद उसने आखिरकार इस दुनिया में पारलौकिकता पाने के रास्ते पर पहला कदम उठाया था। अगर ईस्ट एंड अकादमी उसकी शुरुआती जगह थी, तो गोल्डन डायनेस्टी अकादमी में जाना निस्संदेह स्वर्ग की सीढ़ी पर मिल्टन का पहला कदम था। विद्वान, ये जादूगर से किस तरह अलग है? बिल्कुल, ये दुनिया वास्तव में धर्मयुग के अंत में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पारलौकिकता के कोई निशान नहीं हैं। कम से कम पिछले कुछ वर्षों में मिल्टन की आध्यात्मिक आंख ने एक से अधिक पारलौकिकता का पता लगाया है। हालांकि ये पारलौकिक चींटियों की तरह कमज़ोर हैं, शायद विज़ार्ड दायरे के आधिकारिक शूरवीरों से भी कमज़ोर, फिर भी उनके अस्तित्व ने मिल्टन में उम्मीद की एक किरण जगाई। उसे उम्मीद थी कि गोल्डन डायनेस्टी अकादमी में उसके दिल में जो सवाल था उसका जवाब मिल जाएगा। समय उड़ गया और आधे साल बाद जब अकादमी का भव्य द्वार मिल्टन की नज़र के क्षेत्र में दिखाई दिया तो उसकी आंखों में एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसके सामने का क्षेत्र घेरा हुआ लग रहा था और यहाँ सब कुछ गोल्डन डायनेस्टी अकादमी का है।
पर्दे के पीछे छिपा असली महान शून्य क्षेत्र खुद को उसके सामने प्रकट करने के लिए तैयार लग रहा था। PS, आज यह एक लंबा अपडेट है। पुनर्जन्म सिमुलेशन लगभग पूरा हो चुका है और कहानी में ज्यादा जगह नहीं लेगा। अगले अध्याय में नायक लेखक द्वारा व्यवस्थित पथ पर अपनी यात्रा शुरू करेगा।